नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, एमडी मेडिसिन। क्या आपको लंबे समय से पेट में दर्द रहता है? मीठा मीठा पूरे पेट में दर्द रहता है, या लंबे समय से आपको गैस बना हुआ है, या लंबे समय से कभी आपको कब्जियत रहता है, कभी डायरिया रहता है, या तो कभी लंबे समय से कब्जियत रहता है, या लंबे समय से डायरिया रहता है, या कभी डायरिया होता है, कभी कब्जियत होती है, साथ में पेट में दर्द भी रहता है और गैस बना रहता है, पेट फूला हुआ रहता है। अगर ऐसा है और आपने बहुत सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा रखा है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एंडोस्कोपी करा रखा, कोलोस्कोपी करा रखा, एच पाइलोरी के लिए भी टेस्ट कराया या ब्रेड टेस्ट भी कराया, बहुत सारे लिवर सोनोग्राफी सब करा लिया, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है, बराबर ना। लेकिन आप परेशान तो हैं, आपको अक्सर हाँ पेट फुला हुआ लगता है, पेट भरा हुआ लगता है, दर्द भी रहता है, कभी कंस्टिपेशन रहता है, डायरिया रहता है, तरह तरह के चूर्ण, तरह तरह की दवाइयाँ आप खा रहे हैं ये सब के लिए, लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है। अगर आपने सब टेस्ट करा लिया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास और कुछ नहीं निकल रहा है, तो ये दोस्तों कुछ नहीं है। ये जो है सिंपल जीआईटी का फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसको अपने मेडिकल भाषा में इसको आईबीएस बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें होता कुछ नहीं है, आपका जीआईटी का जो फंक्शन है वो गड़बड़ा जाता है, इसलिए इसको फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। अब है कि जीआईटी का फंक्शन करता कैसे, काम कैसे करता है आंतड़। तो आंतरडे के अंदर दोस्तों ऐसा है कि इसको सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। इसकी एक अपनी सिस्टम, एक अपनी व्यवस्था है, इसको इंट्रिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत वो खुद अपना एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं। ये सेरोटोनिन निकालता है जो पेट के पेरिस्टाल्टिक वेव को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, और डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है। दूसरा, उसके ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करता है, और इम्यून रिस्पॉन्स का भी करता है। तो इसका एक अपना सिस्टम है। इसको ब्रेन से उतना ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इनडायरेक्टली ये ब्रेन से कंट्रोल होता है। लेकिन ये जो है मुख्यतः लोकलाइज है, ऑटोनोमिक है, यानी अपने आप करता है। उसको जैसे पेट को लगेगा कि इसको चलाना है चलाएगा, जो लगेगा सिक्रीशन करना सिक्रीशन कराएगा, लगेगा ब्लड फ्लो बढ़ाना ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, और वहाँ से जो भी अच्छी चीज़ें बनेगी उसको इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, आपके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए तैयार करेगा। ये सब काम इसको करते हैं, इसीलिए इसको सेकेंड ब्रेन भी बोलते हैं। इसको सेकेंड ब्रेन बोलने का बस इतना ही मतलब है कि ब्रेन जैसा ही बिहेव करता है, पेट के मूवमेंट के हिसाब से, पेट के ज़रूरत के हिसाब से ये अपना फंक्शन अपने आप एडजस्ट कर लेता है। तो यही जो न्यूरोट्रांसमीटर जो मैंने बोला कि सेरोटोनिन, ये सेरोटोनिन एक प्रकार से हैप्पीनेस हार्मोन है, जिसको आप उमंग, उत्साह, आनंद, ये जो महसूस आप करते हैं सेरोटोनिन के कारण ही करते हैं। ये सेरोटोनिन का मेन बात है कि आपका पेट में 90% जो सेरोटोनिन है वो पेट में ही बनता है, और ओनली 10% जो है ब्रेन में बनता है। अगर आपका सेरोटोनिन कम है तो जैसे लोग बताया था कि माइग्रेन भी हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, आपको उत्साह खत्म हो जाएगा, बराबर। तो अब इस तरह का चीज़ें होने लगती है, इसलिए इसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। तो आईबीएस का इतना ही है कि आईबीएस इसलिए बोलते हैं इसको फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर, कि इसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब अगर हो गया किसी कारण से, मान लीजिए पेरिस्टाल्टिक वेव बढ़ गया, जो कि पेरिस्टाल्टिक वेव जनरली 3 से 4 पर मिनट होता है, 60 मिनट में आप मान लीजिए कि 12 से 14, 15 बहुत ज़्यादा हुआ, 3 वेव पर मिनट मैक्सिमम है इसका, यही नॉर्मल स्पीड है। अगर ये मान लीजिए बढ़ गया, सिक्रीशन को बढ़ा दिया, तो आपको डायरिया हो जाएगा। और इसे स्लो कर दिया, मान लीजिए मिनट में नहीं 2 मिनट पे एक बार आ रहा है, तो ये आपको कब्जियत हो जाएगा। क्योंकि पेरिस्टाल्टिक वेव जो होता है ना, वही पैखाना जो आप खाना खाते हो वो स्टोमक में जाता है, जमा हो जाता है, वहाँ से जब निकलता है तो पेरिस्टाल्टिक वेव उसको धक्का मार मार के छोटी आंत से बड़ी आंत तक पहुँचाता है, बड़ी आंत से फिर पेल्विक कोलन होकर के रेक्टम एनस के थ्रू बाहर आता है। यदि वो पेरिस्टाल्टिक वेव नहीं रहेगा तो आपका खाना मूव करेगा ही नहीं, बराबर। छोटी आंत से बड़ी आंत में जो घूमता है पूरा खाना, वो घूमेगा ही नहीं। तो इसके लिए पेरिस्टाल्टिक वेव क्रिएट होता है। अगर पेरिस्टाल्टिक वेव ज़्यादा हुआ तो डायरिया हो जाएगा, कम हुआ तो आपको कंस्टिपेशन हो जाएगा, और आपको गैस लगेगा, फूला हुआ लगेगा, क्योंकि गैस पास नहीं हो रहा है ढंग से। डायरिया हो रहा है तो आप डायरिया से परेशान है, पैखाना का रास्ता छिल गया, जलन होना, दर्द होना, और उसमें सिक्रीशन भी अगर बहुत ज़्यादा करा दिया तो आपको पेट के अंदर जलन भी होगा। और ये जो है कभी कभी दर्द का जो सेंसिटिव नर्वस सिस्टम है उसको पेन को बढ़ा देता है, तो आपको पेन ज़्यादा महसूस होता नहीं है, क्योंकि इरिटेट हो जाता है तो पेन ज़्यादा महसूस होने लगता है। पेट के अंदर फंक्शनल कोई गड़बड़ी, मतलब फिजिकली कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं कोई अल्सर नहीं है, क्योंकि आपने एंडोस्कोपी करा रखा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई अल्सर नहीं है, न कोई ग्रोथ है, न कुछ और ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ भी नहीं है,
बस, लेकिन उसको पेन के जो सेरोटोनिन है उस पेन के सेंसरी ऑर्गन को बढ़ा देता है ताकि आपको पेन जरूरत से ज़्यादा महसूस हो, और कभी कभी बहुत ज़्यादा असहनीय लेवल तक कर देता है ताकि डॉक्टरों के पास जाना पड़े। इसके जो है कि आईबीएस के कारण क्या है, तो आईबीएस का मुख्य कारण तो बताया गया, कभी कभी पेट के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी होता है, एक्यूट इन्फेक्शन है, लंबे समय तक इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते रहते हैं, माइल्ड लेवल पे आपको पता नहीं चलता है, तो भी एक कारण हो सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि मान लिया पुराना इन्फेक्शन हुआ और पुराने इन्फेक्शन के कारण उसका जो नेचर था जो इंट्री नर्वस सिस्टम का वो चेंज हो गया, जिसके कारण इनअप्रोप्रिएट वर्क करने लगा, जहां कम करना चाहिए ज़्यादा करने लगा, ज़्यादा करना चाहिए कम करने लगा। तो ऐसा चेंज हो जाने के कारण भी कभी कभी इस तरह का फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का डिसऑर्डर होता है। और कभी कभी देखा गया कि फूड एलर्जी के कारण भी होता है। तो मान लें किसी चीज़ की एलर्जी, खास करके लैक्टोज इंटॉलरेंस, यदि आप दूध का कोई भी आइटम खाते हैं, जैसे दूध का आइटम खाएंगे आपको गैस बन जाएगा, पेट फूलने लगेगा, बहुत बार अंडा है, बहुत बार गेहूं है, इन सब कोई भी फूड एलर्जी किसी चीज़ से भी हो सकती है, आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ के खाने पीने से अगर आपका इस तरह का मूवमेंट बढ़ रहा है तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। दोस्तों, जो सबसे बड़ा इसमें आईबीएस में जो पार्ट है इन सबों के अलावा वो है स्ट्रेस, एंजाइटी। और आपको चिंता है, अतिशय चिंता है, और आपको कहीं अवसाद है, डिप्रेशन है, तो ये आईबीएस का रोल बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में आपको ये सब चीज़ें, जैसे मैंने बताया, पेट में गैस बना रहना, पेट का फूला रहना, पेट का दर्द होना, कब्जियत रहना, डायरिया रहना, या कभी कभी कब्जियत होकर के डायरिया होगा, कभी डायरिया होगा फिर कब्जियत होगा, बराबर, इस तरह का चीज़ें वो चलती रहेगी। ये स्ट्रेस एंजाइटी जब अगर आपको एक लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तब ये जो है चीज़ें होती है। तो इसमें दोस्तों ऐसा है कि इसी को गट ब्रेन एक्सिस भी बोलते हैं, मतलब पेट से ब्रेन को कंट्रोल होना। यानी पेट अगर ठीक नहीं है तो आपका मूड खराब हो गया, और आपका मूड ठीक नहीं है तो पेट खराब हो गया। तो अगर आप मूड को ठीक नहीं करेंगे तो पेट आपका गड़बड़ रहेगा, और पेट को ठीक नहीं करेंगे तो आपका मूड खराब होगा। इसलिए इसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ये सिस्टम जो एक्सिस है वो गड़बड़ा जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या करेंगे, ठीक है, चलिए समझ में आ गया कि आईबीएस है। तो ये वीडियो बनाने का मतलब इतना था कि इसका इलाज कैसे करेंगे। तो इलाज में दोस्तों, अगर मान लीजिए डॉक्टर पास जाते हैं, उनको लगता है कुछ इन्फेक्शन है, तो हम लोग एंटी इन्फेक्टिव कुछ भी ड्रग देते हैं, एंटी जो भी उनको लगता है अमीबियासिस है या जियार्डियासिस है, या इन्फेस्टेशन है, वर्म इन्फेस्टेशन है, या कुछ छोटा मोटा इन्फेक्शन लग रहा है, नारोबिक इन्फेक्शन है, तो हम लोग देते हैं, ट्राई करते हैं। अगर उससे अगर होगा तो हो जाएगा। दूसरा, हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के खास करके पार्टिकुलर खाना खाने के बाद ही एलर्जी हो रही है तो उस चीज़ को हम लोग अवॉइड करवाते हैं। आप अपने से भी कर सकते हैं। दूसरा है, मान लें कंस्टिपेशन हुआ तो हम लोग जो है लैक्टुलोज दिए, क्रीमाफीन दिए, ऐसा बहुत सारी टैबलेट आ गई, उसका भी यूज हम लोग करते हैं। कभी कभी डायरिया होता है तो पेरिस्टाल्टिक वेव को स्लो करने के लिए लोमोटिल है, वो भी हम लोग यूज करते हैं, और थोड़ा पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा रोल जो मैंने बताया, एंजाइटी और डिप्रेशन। अगर आपको एंजाइटी है, चिंता है, अतिशय चिंता है, या डिप्रेशन में है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, या दवा से कंट्रोल करें, योगा से कंट्रोल करें, एक्सरसाइज से कंट्रोल करें, या इसको कंट्रोल करने का एक और तरीका है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट में कुछ आया नहीं और इस तरह का सिम्टम हो रहा है, और आपको पता है कि आईबीएस है या फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर है, अंदर कुछ इन्फेक्शन नहीं है, अंदर कुछ ग्रोथ नहीं है, अंदर कोई छिला हुआ नहीं, अंदर कोई कैंसर नहीं है, तो इस स्थिति में सबसे पहला होता है, हम लोग सीबीटी बोलते हैं, सीबीटी साइकोथेरापी लोग देते हैं। तो उसमें हम लोग बोलते हैं सबसे पहले इसको आप एक्सेप्ट करिए कि ऐसा भी कुछ होता है। आप हर समय ये सोचते रहते हैं, गैस बन गया, एसिडिटी का दवा खा लिए, ये हो गया, इसका दवा खा लिए, आप वो लगातार जो है एंटासिड लंबे समय तक खाते रहते हैं, और वो लंबा समय एंटासिड खाने के कारण हो सकता है कि आपका जो जूस सीक्रेट करने का जो सेंटर है, जो ग्लैंड है, वो एट्रोफिड हो जाए और आपका सीक्रेशन बंद हो जाए, और उसके कारण आपको कैंसर हो सकता है पेट के अंदर, क्योंकि वो कीड़े को भी मारता है। आपका जो गैस्ट्रिक जूस है, जब हम खाना खा लेते हैं, छोटे मोटे कीड़े, तो वो जो पेट के अंदर जो तेजाब होता है उसी से मर जाता है। और जैसा मैंने बताया कि वो खाना पचाने में भी मदद करता है, और वो ज़रूरी है। अगर आप उसको बार बार लंबे समय तक ब्लॉक करेंगे तो उसको ग्लैंड को लगेगा कि मेरा कोई काम ही नहीं है, तो वो अपना सिक्रीशन कम कर देगा, तो आपको बार बार इन्फेक्शन लगेगा, बार बार आपको, और लंबे समय तक ऐसे करेंगे तो कैंसर भी होता है, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, बराबर ना। अगर इस तरह का कुछ है तो सबसे पहले आप इसको एक्सेप्ट करिए। दूसरा है कि ट्रीटमेंट कितना लंबा लेना है। तो दोस्तों, यहीं पर वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि ये ट्रीटमेंट लंबा चलता है, क्योंकि डिजीज नहीं है, ये कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं है कि इसको हम आपको कुछ कंट्रोल कर करके आपको दे देंगे। एक प्रकार का फंक्शन का जो डीआईटी का फंक्शन है, इंट्रोनर्विक सिस्टम, वो डिस्टर्ब हो गया, डिसऑर्डर में चला गया, मतलब वो ऑर्डर सुन नहीं रहा है। तो हो सकता है कि आपका 3 महीना भी चले, 6 महीना भी चले, साल भर भी चले, लाइफ लॉन्ग भी चले।
जैसे हम लोग डायबिटीज में ट्रीट करते हैं, हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करते हैं, बराबर, माइग्रेन को ट्रीट करते हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो डिजॉर्डर है और उस डिजॉर्डर में हम लोग लंबे समय तक इलाज करते हैं। हाँ, मैं इतना शर्तिया आपको कह सकता हूँ कि अगर ये IBS है तो पेट के अंदर कोई कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। आपको इसके से साथ ही आपको जीना है। जैसा पेट में जैसा बिहेव करे, मान लो कुछ एलर्जी का लग रहा है कि आपको खाने के बाद कंस्टिपेशन हो जा रहा है, एक खाने के बाद डायरिया हो जा रहा है, अगर आपको कंस्टिपेशन रहता है तो फाइबर डाइट, ये डाइट, वो डाइट, लिक्विड डाइट, वो सब बढ़ा दीजिए। डायरिया हो रहा है तब थोड़े बहुत लो मोटिल ऐसा कुछ ड्रग ले लीजिए, पानी पीना शुरू कर दीजिए, बराबर। इस तरह से कर करके आपको गाड़ी को चलाना पड़ेगा। और बहुत सारा हम लोग डॉक्टर पास आते हैं, कुछ ड्रग है ऐसा जो IBS के कंस्टिपेशन में भी देते हैं, डायरिया में भी देते हैं, पेन में भी देते हैं और गैस में भी कंट्रोल करने के लिए देते हैं। तो वो सब मेडिकेटेड हम लोग अपने सोच समझ के हिसाब से देते हैं। तो ये सब थोड़ा सा एंजाइटी स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, जिससे आपका ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको जीवन ईजी हो जाता है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर आपको उल्टी हो रही है, लगातार उल्टी हो रही है, या खून की कमी है, या पैखाने के रास्ते से ब्लड निकल रहा है, या आपका वेट लॉस हो रहा है, वजन घट रहा है, बराबर, इस तरह का अगर कुछ हो रहा है, या पेन हो रहा है, कोई एक ही जगह पर पेन हो रहा है और वहाँ पर गांठ जैसी कुछ महसूस हो रही है, अगर इस तरह का कुछ है तो इसको IBS न समझें। इसके लिए डॉक्टर के पास जाएं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी जाएं, इसके डायग्नोसिस को बनाएं, इसको फाइंड आउट करें कि अंडरलाइन कॉजेज क्या है, इसको ट्रीट कराएं। तो IBS के लिए जैसा बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, आपको एब्डोमिनल पेन है, आपको डायरिया हो रहा है, कंस्टिपेशन हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ये सब तो IBS के लक्षण है। लेकिन यदि अगर पर रेक्टल ब्लीडिंग हो रहा है, आपको लोकलाइज्ड एब्डोमिनल पेन है, कहीं पर गांठ आपको फील हो रहा है, लगातार उल्टी हो रही है, वजन घट रहा है, खून कम हो रहा है, तो ये IBS के लक्षण नहीं है। इसमें आपको घर पे नहीं बैठना है, इसमें आपको डॉक्टर को दिखाना है सामने चल कर करके, और इसके जो भी कारण है उसको ढूंढना है और इलाज कराना है। तो दोस्तों, बस इतना ही वीडियो में बताना था कि IBS एक कॉमन है। आजकल 50% से 60% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ा, ताकि सबसे आप लोग एक्सेप्ट करिए कि ये बीमारी जो होती है, इस तरह की बीमारी जिसमें कुछ नहीं होता है पेट के अंदर, फिर भी आपको ऐसा परसेप्शन, ऐसा फीलिंग होता है, आपको लगेगा कि ये चीज़ हो रही है, बराबर ना। तो इसको बहुत शांति से अगर आप एक्सेप्ट कर लें, अपने दिमाग को शांत रखें, आप एंजाइटी को कम करें, बराबर ना, अपने सब चीज़ों को कम करिएगा, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। धन्यवाद।